नमस्कार। आज हम कुछ काफ़ी संजीदा मसलों पर बात कर रहे हैं। जी। परमाणु बम क्या होते हैं, ईरान का परमाणु कार्यक्रम वो कहाँ तक पहुंचा है, और ये जो सवाल हमेशा उठता है, क्या अमेरिका ने अपने मशहूर B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया है ईरान के खिलाफ? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो इस काफ़ी उलझी हुई तस्वीर के अलग-अलग पहलू दिखाती है। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से मिली जानकारी को समझें और जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो सामने लाएं। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये परमाणु बम, ये असल में होता क्या है, काम कैसे करता है? देखिए, परमाणु बम, इनकी जो जबरदस्त ताकत है वो आती है परमाणु के नाभिक, मतलब न्यूक्लियस, उसके टूटने से, जिसे फिजन कहते हैं। फिशन, हाँ। या फिर जुड़ने से, जिसे फ्यूजन कहते हैं। अच्छा। ये प्रक्रियाएं एकदम पलक झपकते ही भयानक ऊर्जा पैदा करती हैं, बहुत ज्यादा। और जानकारी ये बताती है कि ये मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। एक तो ए बम, वो फिशन वाला, जी यूरेनियम या प्लूटोनियम से। जी, जैसे हिरोशिमा में इस्तेमाल हुआ था। हाँ, और दूसरा एच बम, हाइड्रोजन बम, वो फ्यूजन पर आधारित है। सही। और ये कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। कितना ज्यादा? कल्पना कर सकते कई हैं। गुना। ए बम के मुकाबले सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तबाही का पैमाना सोच से भी परे है। बाप रे। बिल्कुल। और इसका असर सिर्फ धमाका नहीं होता, वो जो विस्फोट का केंद्र होता है वहां लाखों डिग्री सेल्सियस तापमान। लाखों डिग्री? हाँ, और फिर जानलेवा रेडिएशन, जिसका असर सालों तक रहता है। और तो और परमाणु सर्दी का खतरा भी है। परमाणु सर्दी वो क्या है? इतना धुआं और धूल वायुमंडल में फैल जाए कि सूरज की रोशनी जमीन तक ना पहुंचे और मौसम पर हजारों किलोमीटर दूर तक असर पड़े। ओह, ये तो बहुत ही भयानक है। जी, बेहद। बताए जाते हैं। हाँ, देखिए, जानकारी के मुताबिक दो नाम बहुत आते हैं, नतांज और फोर्दो। नतांज और फोर्दो। ये दोनों यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिचमेंट के लिए जाने जाते हैं। एनरिचमेंट। हाँ, फोर्डो खास इसलिए है क्योंकि वो पहाड़ के नीचे एक सुरंग में बना है। अच्छा, यानी ज्यादा सुरक्षित। हाँ, शायद हवाई हमले से बचाने के लिए। और वहाँ ऊंचे दर्जे का एनरिचमेंट होता है। और इसके अलावा अराक में एक भारी पानी का रिएक्टर है, वो प्लूटोनियम आधारित रिसर्च के लिए है। प्लूटोनियम वाला? जी। और बुशहर में एक परमाणु बिजली घर है, वो रूस की मदद से बना है। तो बिजली घर भी है, लेकिन ईरान तो हमेशा कहता है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, बिजली बनाने के लिए, मेडिकल इस्तेमाल के लिए। हाँ, ईरान का आधिकारिक पक्ष यही है, वो लगातार यही कहते हैं। और वो परमाणु अप्रसार संधि NPT उसके सदस्य भी हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। एनपीटी का सदस्य होना मतलब आप अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के लिए सहमत हैं और परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। तो फिर ये शक और तनाव क्यों है? हाँ, यहीं पे मामला पेचीदा हो जाता है। ईरान के दावों के बावजूद कई पश्चिमी देशों को, खासकर अमेरिका और इजराइल को ये शक है, गहरा शक है, कि ईरान पर्दे के पीछे छुपकर परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। और यही शक सारी जड़ है अंतर्राष्ट्रीय तनाव की। बिल्कुल, ये शक ही है जो पूरी स्थिति को इतना विस्फोटक बनाए हुए है। सोचिए, सिर्फ शक के आधार पर कितनी बड़ी खींचतान चल रही है। तो अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, क्या अमेरिका ने कभी B-2 बॉम्बर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है? देखिए, हमारे पास जो स्रोत हैं, जो जानकारी है, उसके अनुसार अभी तक 2025 तक तो ऐसा नहीं हुआ है। कोई सीधा हमला B-2 से नहीं हुआ? नहीं, अमेरिका ने B-2 या किसी और बॉम्बर से ईरान के परमाणु स्थलों पर सीधा हमला नहीं किया है। लेकिन फिर ये B-2 का नाम बार बार क्यों आता है? हमले की बात क्यों चलती रहती है? सवाल अच्छा है। देखिए, सीधे बॉम्बर हमले शायद ना हुए हों, पर हमले हुए हैं, अलग तरह के। जैसे 2010 में वो स्टक्सनेट वायरस वाली घटना हुई थी। हाँ, सुना है, वो साइबर हमला था। जी, नतांज के सेंट्रीफ्यूज को निशाना बनाया गया था। एक बहुत सोफिस्टिकेटेड साइबर हमला था वो। अच्छा, और फिर ईरानी वैज्ञानिकों पर ड्रोन हमलों की भी खबरें आई हैं। तो B-2 की बात इसलिए उठती है क्योंकि वो अमेरिका का एक बहुत ही खास एडवांस्ड हथियार है। हाँ, बिल्कुल। उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ मतलब रडार की पकड़ में नहीं आता। हाँ, दुश्मन के रडार को चकमा देकर ये बहुत लंबी दूरी तक जा सकता है और परमाणु या पारंपरिक दोनों तरह के बम गिरा सकता है। ओह। तो ईरान जैसे देश के खिलाफ, जिसके पास शायद ठीक ठाक एयर डिफेंस सिस्टम हो, ये एक बहुत खतरनाक विकल्प बन जाता है। अगर अमेरिका भविष्य में सीधी सैन्य कार्रवाई का फैसला करता है तो B-2 एक मुख्य विकल्प होगा, इसमें कोई शक नहीं। तो अगर मान लीजिए भविष्य में ऐसा कोई हमला होता है, तो जानकारी के हिसाब से इसकी वजह क्या हो सकती है? क्यों करेगा अमेरिका ऐसा? कई कारण हो सकते हैं।
पहला और शायद सबसे अहम ये कि ईरान का यूरेनियम संवर्धन का स्तर हथियार बनाने लायक ग्रेड के नजदीक पहुंच जाए। मतलब वो ब्रेकआउट क्षमता हासिल कर ले। हाँ बिल्कुल। दूसरा, 2018 में अमेरिका JCPOA समझौते से हट गया था। हाँ, वो ओबामा के समय का समझौता। जी, वो ईरान परमाणु समझौता। उससे हटने के बाद कूटनीतिक रास्ते एक तरह से कमजोर हुए और तनाव बहुत बढ़ गया। सही बात है। तीसरा कारण, इजराइल की चिंता। जी। इजराइल को लगता है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो ये उसके अस्तित्व के लिए खतरा होगा और पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता फैल जाएगी। वो तो है। और चौथा, अमेरिका की अपनी रणनीतिक सोच। वो नहीं चाहेगा कि ईरान एक परमाणु शक्ति बने। तो ये सब मिलकर एक बहुत ही जटिल स्थिति बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी, कूटनीति, क्षेत्रीय चिंताएं। हाँ, ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये सारे पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और स्थिति को इतना नाजुक बना रहे हैं। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि परमाणु बम कितने खतरनाक हैं, ईरान का कार्यक्रम कितना विवादास्पद है, हाँ। और B2 बॉम्बर की भूमिका क्या हो सकती है, भले ही उसका इस्तेमाल अभी तक न हुआ हो। निचोड़ यही है कि एक बहुत ही पेचीदा और संवेदनशील भू राजनीतिक मसला है। एक तरफ ईरान है जो अपने शांतिपूर्ण इरादों पर जोर देता है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर पश्चिमी देश हैं जिनके मन में गहरा शक है। और B2 अमेरिका की सैन्य क्षमता का एक प्रतीक है, लेकिन उसका इस्तेमाल न होना यह भी दिखाता है कि अभी तक सीधी सैन्य टकराव से बचा गया है। शायद कूटनीति या दूसरे रास्ते तलाशे जा रहे हैं। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी। अगर भविष्य में देशों के बीच बड़े सीधे सैन्य टकराव कम हो जाते हैं, हाँ। तो फिर ये साइबर हमले और गुप्त ऑपरेशंस जैसी जो रणनीतियां हैं, हाँ। ये परमाणु महत्वाकांक्षाओं से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के भविष्य को किस तरह बदल सकती हैं? क्या यही भविष्य है लड़ाई का? ये सोचने वाली बात है। क्या टकराव का रूप बदल रहा है? ये सवाल वाकई अहम है।